हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। सबसे पहले देखो, आपके अभिभावक ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत संयंत्र को न छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत संयंत्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक परीक्षित टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में स्वपरीक्षित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा और एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अभी तक हमने अपने स्वपरीक्षित टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए ज्ञात करें। तो देखो, हमने क्लास 7 में जो एक सुचालक स्वपरीक्षित का निर्माण कराया था, जिसमें हमने क्या किया था, एक विद्युत सेल शुष्क सेल का लिया था और एक बल्ब को, और उनको जोड़ने के लिए हमने वायर का उपयोग किया था। और इनको हमने किस भाग से जोड़ा था? टेस्टर के या उसमें जो पेचकस है उसके जो धातु वाले भाग से जोड़ा था। और जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया तो इसमें क्या हुआ है, जो लगा बल्ब है वो दीप्तमान या जल जाता है या उसमें प्रकाशमान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो धातुएं हैं जितने भी, वो क्या है, विद्युत की अच्छी चालक होती है। इसी प्रकार आप देखो, दूसरे में हमने क्या किया था, उसके जो प्लास्टिक वाला जो हैंडल वाला भाग था उस पे जब हम दोनों वायर के भागों को जोड़ा था और जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो उस समय हमें क्या है, जो बल्ब है वो दीप्तमान या जलता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है, जो प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सभी क्या विद्युत के क्या होते हैं, रबड़ है, ये सब विद्युत के हीन चालक या कुचालक होते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। इसके लिए आप देखो, यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे, क्योंकि स्वपरीक्षित का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वपरीक्षित भलीभांति कार्य करने के लिए उसके उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करके के लिए कर सकते हैं। तो इसमें देखो, चेतावनी है कि अपने स्वपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा क्या बैटरी या सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो सकता है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, क्रियाकलाप में हमें क्या लेना है, एक पात्र लेना है और इस पात्र के हमें जो भी प्लास्टिक का हो सकता है उसमें हमें क्या करना है, नींबू का जल का विलयन बना लेना है और फिर उसके एक सिरे से बैटरी से जोड़ना है और उसका दूसरा सिरा स्वतंत्र रूप से इस जल में डाल देना। और एक स्वतंत्र सिरा क्या है, दूसरी तरफ से हमारे जो बल्ब है उससे जुड़ा होगा और बल्ब का एक सिरा हमारे बैटरी से। इस प्रकार जब हम विद्युत धारा का इसमें प्रवाह करेंगे तो क्या नींबू नींबू का रस में से क्या धारा का प्रवाह होगा या बल्ब जल उठता है? तो हाँ, इस परीक्षण में हम देख सकते हैं कि नींबू या सिरके के जो दोनों ही अम्ल पाया जाता है, तो अम्लीय विलयन में क्या विद्युत धारा का प्रभाव बनने पर क्या है, ये जल जाता है। तो इस प्रकार अब देखो, इसमें क्या है, जब परीक्षण स्वपरीक्षित टेस्टर के दोनों सिरों के बीच तथा द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो स्वपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्तमान हो जाता है। और जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो स्वपरीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। तो कुछ स्थितियों में द्रव के चालन कुछ परिस्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप में भी हो सकता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो
पाने के कारण क्या है, दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। तो इसके लिए आप, यदि कोई पदार्थ विद्युत का चालन करता है परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण स्वपरीक्षित का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य स्वपरीक्षित बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य स्वपरीक्षित बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के वह दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षोभ देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई स्वपरीक्षित बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 11.3 द्वारा पता लगाएं। आप चित्र 11.2 के स्वपरीक्षित में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है और एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों की लीड कहते हैं और एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये जो आपको अलग विभिन्न रंग के जो बल्ब दिखाई देते हैं, इन्हें हम एलईडी बल्ब कहते हैं। और इसमें जो लंबा वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लस को दर्शाता है और इसको हमेशा प्लस बैटरी के धन टर्मिनल से और इसको माइनस टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब देखो आगे, देखो क्रियाकलाप दे रखा है 11.1। इसमें हमें क्या करना है, एक माचिस की डिब्बी लेनी है और इसके एक विद्युत तार के से फिर लपेट लेने हैं और उसके बाद एक छोटी चुंबक की सुई को क्या करना है, इसके अंदर कंपास को रख देना है और उसे बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देना है और दूसरे सिरे को हम क्या समांतर रूप से छोड़ दीजिए और तार का एक टुकड़ा क्या करें, बैटरी के एक दूसरे सिरे से जोड़ देना है। तो इस प्रकार की हमें कुछ एक संरचना बनानी है और दोनों तारों के समतल सिरों को क्षण मान के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए और चुंबक की सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आप तार के दो समतल सिरों का वाला स्वपरीक्षित तैयार है। अब इस स्वपरीक्षित का उपयोग करके विक्रियाकलाप को दोहराएं। क्या स्वपरीक्षित के समतल सिरों को नींबू के रस में डुबोने से ही आपको सुई विक्षोभ दिखाई देता है? स्वपरीक्षित के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछ कर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टॉटिका जल, वनस्पति तेल, दूध है, शहद है आदि के साथ दोहराइए और प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात स्वपरीक्षित के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछ कर सुखाना आवश्यक। याद रखिए प्रत्येक स्थिति में क्या है, सुई विक्षोभ दर्शाती है अथवा नहीं, अपने परीक्षण को सारणी 11.1 में दिखाना है। तो देखो नींबू के रस में तो होगा, सिरके में भी होगा और टोंटी के जल में भी होगा। बाकी वनस्पति शहद और इनमें क्या है, सुई में कोई विक्षोभ नहीं होगा, तो ये हीन चालक हो सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया इसमें हो जाएगा विक्षोभ होगा, इसमें भी विक्षोभ होगा, इनमें क्या विक्षोभ नहीं होगा और तीनों में नहीं होने के कारण ये क्या है, हीन चालक होंगे। ठीक है, जो अच्छे होंगे सुचालक कहलाएंगे और जो नहीं होंगे वो हीन चालक। अब देखो सारणी 11 पॉइंट से हमने देखा कि कुछ द्रव तो क्या विद्युत के चालक है तो कुछ तो हीन चालक है। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश क्या है, पदार्थ विद्युत चालन धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालकों का तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोंटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब अशुद्ध जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, क्रियाकलाप 4 में एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल लीजिए। आप अशुद्ध जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी अशुद्ध जल ले सकते हैं और स्वपरीक्षण का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं कि क्या अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे अशुद्ध जल से घोलिए और फिर परीक्षण कीजिए। इस बार क्या निष्कर्ष निकाला? देखो देखो अशुद्ध जल क्या है, विद्युत का हीन चालक होता है, लेकिन जब नमक को घोल दिया जाता है तो नमक का जो घोल है वो क्या है, जो जल का जो विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, अब देखो जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। ये विद्युत का अच्छा क्या होता है, चालक होता है। और जब जैसे नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाब आदि में के तलों में क्या है, वह जो जल है वो शुद्ध नहीं होता और इनमें क्या है, कहीं लवण
घुले होते हैं और खनिज लवणों की भी थोड़ी मात्रा इनमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल क्या है, विद्युत का अशुद्ध चालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण क्या होता है, हीन चालक होता है। अब हमने देखा कि जब सादा नमक को अशुद्ध जल में घोला घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए इसका पता लगाएं। तो चेतावनी, अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापक, माता पिता, अभिभावक या किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में कीजिए, क्योंकि अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है इसमें। अब तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप 5 में क्या करना है, बोतल के एक प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में क्या लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल भरिए। एक ढक्कन के अशुद्ध जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल HCl की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के अशुद्ध जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए। अब तीसरे ढक्कन में क्या है, अशुद्ध जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए और परीक्षण कीजिए कि इन विलयन में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको इसका परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव क्या है, अम्लों और क्षारों तथा लवण के विलयन होते हैं। और जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसके लिए देखो, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अब देखो, कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो क्या यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 6, दो बेकार सेलों को सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। इनकी धातु की टोपियों को रेजमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटें और इन्हें बैटरी से जोड़िए। इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों से क्या करना, हमें एक क्रियाकलाप करना है जिसमें क्या करना है, एक बैटरी को लेना है और एक जो खराब सेल है उनके जो कार्बन की धातु युक्त जो छड़ है उनको इसमें एक विलयन लेना है और उस विलयन में इसको जल के विलयन में डाल देना और एक को किसी बैटरी के प्लस टर्मिनल से और दूसरे को सिरे को माइनस टर्मिनल से अलग अलग जोड़ देना। अब आगे क्या करना है कि इसी साथ हमें क्या कर 6 लोहे की कीलें लेनी है और किसी कांच की गिलास या प्लास्टिक की कटोरे में एक प्याला जल भरिए। अब जल को क्या करना है, अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक चम्मच साधारण नमक या नींबू के रस को कुछ बूंदे मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की जो छड़ें हैं कि धातु की टोपी या जल के बाहर रहे और 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? कक्षा 7 में कई रासायनिक परिवर्तनों की सारणी परिभाषा का स्मरण कीजिए। अब देखो, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक जिसका नाम विलियम निकलसन था, इसने 1753 से 1885 में ये क्या दर्शाया कि इलेक्ट्रोड क्या जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से, ऑक्सीजन O2 के जो बुलबुले हैं वो क्या हमेशा जो बैटरी के किस सिरे की ओर जुड़ते हैं, हमेशा धन टर्मिनल से जुड़ते हैं। और जो हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और इसके फलस्वरूप क्या इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन जाते हैं और इलेक्ट्रोडों पर धातु के विक्षेप हेतु देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। अब देखो, एक क्रियाकलाप जिसमें क्या करना है, बुद्धों ने एक परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल या सब वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। इसके एक आलू को 2 बराबर भागों में काटकर सपरीक्षित के तांबे के तारों को उनके निविष्ट कर दिया है। तभी अब उसकी माँ ने इसे बुला लिया और कहा, वो आलू में निविष्ट किए गए सपरीक्षित के तारों को बाहर निकाल कर भूल गया है। और लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वो वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके इस परीक्षण पर हम बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने पहले के स्थान पर इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया और उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर क्या नीला हरा धब्बा बनता है। और उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। यदि याद रखिए कि बूझों के इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू जो विद्युत चालक अथवा करता है या नहीं। तो उसने पाया कि विद्युत धारा आलू के एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए एक अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में
कभी कभी ऐसे भी होता है आप जो खोज किसी को कर रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं, उनके महत्वपूर्ण खोज इसी प्रकार से हुई थी। अब देखो विद्युत लेपन क्या है। स्मरण कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की जो स्तर सतह है इतनी चमकदार नहीं होती है कि आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो क्या देखने में सोने जैसे प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की परत दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की जो परत चढ़ी होती है, क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे विषय में देखें। 11.7 में एक क्रियाकलाप देखा है। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना, कॉपर सल्फेट CuHO4 तथा लगभग 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की दो प्लेटें चाहिए और किस स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आंसू जल लीजिए और इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर क्या कॉपर सल्फेट CuHO4 घोलिए और अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए और तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए और इन्हें पानी में घोलकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, दो तांबे की प्लेट लेनी है और उसे हमें क्या है, जल के साथ घुले हुए कॉपर सल्फेट के विलयन में इन्हें डुबो देना है और इन तांबे की प्लेट को एक को हमें धन टर्मिनल से प्लस सिरे से और एक को बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ देना। अब फिर क्या करना, परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए तथा उनके ध्यानपूर्वक देखिए, क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें ये इलेक्ट्रोड संयोजित है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में विसंयोजित हो जाता है और समतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के जो ऋण टर्मिनल है उससे संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर विक्षेपित हो जाता है। और लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? इसके दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर स्वतंत्र स्थापित होता है। अब विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की जो परत है उसे निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहा जाता है। तो क्या है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की जो परत है उसको चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। और यह विद्युत धारा रासायनिक प्रवाह का एक सामान्य सा उपयोग है। अब देखो विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है क्योंकि उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो क्या उस वस्तु की धातु में नहीं होते और जिस पर निक्षेपित किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल है, पहिए के रिम आदि का क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, यह खरोंचा या प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यापक नहीं होता, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के समान प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। तो देखो इन धातुओं पे ये जो चमकीली जो परत दिखाई दे रही है इन सभी पे क्या है, क्रोमियम की परत चढ़ी है। जैसे ये इसका जो आगे का मोटरसाइकिल का ये जो कार का भाग है और ये जो बर्तन है इनके ऊपर जो, और इसी प्रकार साइकिल का हैंडल, ये सभी क्या है, इन पे जो चमकदार जो परत दिखाई दे रही है ये सभी किसके उदाहरण है, क्रोमियम धातु के। अब देखो खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर क्या टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे के कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। अब देखो विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक
महत्वपूर्ण मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटान के लिए इससे निर्देश दिए गए हैं। इस अध्याय में हमने क्या सीखा कि कुछ द्रव क्या विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कुछ हिमचालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों और क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 11 रासायनिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।